नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 25 अक्टूबर सन 2023 आज सूर्य सुबह 6:26 पर उदय होगा। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। हरियाणा के 124 सरकारी स्कूल PM श्री योजना के तहत होंगे तब्दील, स्टूडेंट्स को मिलेगी आधुनिक सुविधाएं। हरियाणा रोडवेज के चालकों और परिचालकों की छुट्टियों में हुई कटौती, अब साल में इतने दिन करना होगा काम। बैंक ऑफ बड़ौदा हिसार में आई सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में ग्रुप D CET उम्मीदवारों को रिजल्ट का है इंतजार, बताएंगे क्या रह सकती है कट ऑफ मार्क। CBSE बोर्ड हर महीने देगा सिंगल गर्ल चाइल्ड को छात्रवृत्ति, 31 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन। कांग्रेस नेता अर्जुन राव पंचतत्व में विलीन, दादा बीरेंद्र सिंह की समाधि के पास अंतिम संस्कार किया गया, दर्शनों के लिए उमड़ी समर्थकों की भीड़। साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को 149 रन से हराया, चौथी जीत से नंबर 2 पर पहुंचा। इजराइल हमास युद्ध दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा, वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट बोले दुनिया बहुत खतरनाक मोड़ पर है। मारुति सुजुकी सिलेरियो का नया एक्स्ट्रा एडिशन लॉन्च हुआ, रेगुलर वेरिएंट से 25,000 रुपए महंगी मिलेगी, बताएंगे फुल अपडेट। दशहरे पर देश भर में रावण दहन, PM बोले अयोध्या में भगवान राम कुछ महीनों में विराजेंगे। और अब खबरें विस्तार से। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा के तहत हरियाणा के किसानों के लिए 3 HP, 5 HP, 7.5 HP व 10 HP सोलर ऊर्जा पंप 75% अनुदान पर लगवाने हेतु हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल पर 23 अक्टूबर से आगामी 7 नवंबर 2023 तक अपने आवेदन कर सकते हैं। जिन किसानों ने गत 23 जून 2023 से लेकर 12 जुलाई 2023 के दौरान आवेदन किया था, उन्हें आवेदन करने की अब दोबारा से आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन किसानों को फिर से लाभार्थी हिस्सा जमा कराने का एक मौका दिया जाएगा। लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सभी किसानों को आवश्यक दस्तावेज जैसे कि परिवार पहचान पत्र, आवेदन के नाम पर बिजली आधारित पंप नहीं होना चाहिए, साथ ही आवेदक के नाम पर कृषि भूमि की जमाबंदी यानी फर्द होनी आवश्यक है। साथ ही किसानों के खेत में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जैसे कि टपका, फव्वारा सिंचाई या फिर भूमिगत पाइपलाइन स्थापित होनी चाहिए अथवा पंप लगाने से पहले स्थापित कर लेंगे इत्यादि का प्रमाण पत्र और शपथ पत्र अपलोड करना अति आवश्यक है। नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। बैंक ऑफ बड़ौदा यानी BOB ने सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर 3 साल के लिए होने जा रही हैं। बाद में इसे कार्य संतुष्टि के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। अगर आप भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं तो ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। महिला हो या पुरुष, दोनों ही वर्गों के उम्मीदवार आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 नवम्बर 2023 तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार ग्रेजुएट होने चाहिए। साथ ही कंप्यूटर में MS ऑफिस, ईमेल व इंटरनेट का ज्ञान होना भी आवश्यक है। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को इन पदों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आयु सीमा 21 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। ऐसे छात्रों को अब CBSE के तहत हिंदी व अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करने का एक मौका मिलेगा। इसके लिए राज्य के 124 स्कूलों को PM श्री में तब्दील किया जाएगा। इन स्कूलों में छात्रों को प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर आधुनिक सुविधाएं देने का दावा किया गया है। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लास, छात्रों के बैठने व पढ़ने की बेहतरीन व्यवस्था व खेल समेत कई अन्य आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी। PM श्री योजना के तहत इस बार राज्य के कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को चुना गया है। बता दें कि रोहतक के कुछ स्कूल जो कि PM श्री में शामिल होने वाले हैं, उनमें से कुछ प्रमुख हैं राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मॉडल टाउन, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय टिटोली, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांपला, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय महम है। बता दें कि CM मनोहर लाल खट्टर 25 अक्टूबर यानी आज PM श्री योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। हरियाणा में दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया गया। पंचकुला में सबसे ऊंचा यानी 171 फुट ऊंचा रावण जलाया गया। इसे बनाने पर लगभग 18 लाख रुपए खर्च हुए। वहीं करनाल में पुतला दहन के बाद लोग रावण के पुतले से गिरी जली हुई लकड़ियों को लेने के लिए दौड़ पड़े, जिन्हें पुलिस ने बड़ी मशक्कत से दूर किया। वहीं पलवल में एक शराबी ने पहले ही मेघनाथ के पुतले को आग लगा दी। प्रदेश में इस बार पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित शालीमार ग्राउंड में देश के सबसे ऊंचे यानी 171 फीट के रावण के पुतले का दहन किया गया। इसके निर्माण पर 18 लाख रुपए खर्च हुए। इसके साथ ही अंबाला के बराड़ा में भी 125 फीट ऊंचा रावण जलाया जाना था, लेकिन पुतला खड़ा करते समय क्षतिग्रस्त हो गया। उधर पानीपत में पहली बार रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के साथ साथ लंका दहन और लंकिनी का भी दहन किया गया, जो कि इस बार आकर्षण का केंद्र भी बना। वहीं सिरसा में हरियाणा सरकार के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने रावण दहन किया। वहीं भिवानी में 100 फीट ऊंचा रावण जलाया गया। कृषि मंत्री JP दलाल ने दशहरा कमेटी को 11 लाख रुपए देने की घोषणा की।
बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के पर्व यानी विजयादशमी पर देश भर में रावण दहन किया गया। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 स्थित रामलीला मैदान में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले दहन किए गए। यहाँ पीएम नरेंद्र मोदी चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुए। उन्होंने रावण दहन से पहले भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के स्वरूपों की आरती भी की। द्वारका में दिए गए मोदी के भाषण की कुछ अहम बातों पर विचार करें तो उन्होंने कहा कि ये अत्याचारी रावण पर भगवान राम की विजय का पर्व है, इसलिए हम हर साल रावण दहन करते हैं। ये पर्व हमारे लिए संकल्पों का पर्व है, उन्हें दोहराने का पर्व है। हम गीता का ज्ञान भी जानते हैं और विज्ञान भी जानते हैं। हम शक्ति पूजा का संकल्प भी जानते हैं और नवरात्रि में माँ को याद करने वाले मंत्र भी जानते हैं। विजयादशमी इन्हीं विचारों का एक प्रतीक है। राष्ट्र की हर बुराई पर राष्ट्र भक्ति का पर्व मनाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सोनिया गांधी दिल्ली के लाल किला मैदान में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में शामिल हुई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई उन अभिभावकों के बच्चों को छात्रवृत्ति राशि प्रदान करेगा जिनके पास एक ही बेटी है। इनको मिलने वाली छात्रवृत्ति बेटी की ट्यूशन फीस में शामिल की जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने वाली बेटियों की कक्षा 10वीं में 60% अंक होने चाहिए। इस योजना का लाभ उठाने के लिए अभिभावकों को 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उसके बाद 7 नवम्बर तक आवेदनों की जाँच करके फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी। सीबीएसई ने इस संबंध में एक पत्र जारी कर दिया है। इस योजना का उद्देश्य बेटियों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित करना है। जो भी छात्रा इस योजना के लिए आवेदन करती है वह अपने अभिभावकों की सिंगल गर्ल चाइल्ड होनी चाहिए। वहीं 10वीं में 60% अंक होने के अलावा कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं में भी शिक्षा ग्रहण कर रही हो और उसकी ट्यूशन फीस 1500 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह स्कॉलरशिप 1 साल के लिए होगी, जबकि इसे अगले साल के लिए रिन्यू करना होगा। इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ही हर महीने छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा। हाल ही में 21 और 22 अक्टूबर को हरियाणा ग्रुप डी सीईटी परीक्षा का आयोजन किया गया था। लगभग 8,51,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा पूरी होते ही सभी उम्मीदवार रिजल्ट के इंतजार में है। हरियाणा एसएससी की तरफ से कहा गया है कि अब इसकी आंसर की जारी की जाएगी और उसके कुछ दिनों बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा। कहा जा रहा है कि इस सप्ताह के आखिर तक उत्तर कुंजी को रिलीज कर दिया जाएगा। ऑफिशियल आंसर के आने से पहले सोशल मीडिया पर ऑनलाइन पढ़ने वाले अध्यापकों और संस्थाओं द्वारा पेपर का सोल्यूशन किया जा चुका है, जिसे देखकर उम्मीदवारों को थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया है कि उनके कितने उत्तर ठीक है। ऐसे में अब सभी उम्मीदवारों को कट ऑफ का भी इंतजार है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, परीक्षा में 100 सवाल आए थे और यह परीक्षा कुल 95 अंकों की थी। हर सवाल के लिए 0.95 अंक तय किए गए थे। बता दें कि कुल 100 अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसमें 95 अंक लिखित परीक्षा के शामिल होंगे, तो वहीं 5 अंक सामाजिक और आर्थिक मानदंड के दिए जाएंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट इन दोनों को मिलाकर ही तैयार की जाएगी। परीक्षा के लिए संभावित कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 69 से लेकर 73 के बीच हो सकती है। वहीं बीसीबी के लिए बात करें तो 68 से 72 आ सकती है। ईडब्ल्यूएस के लिए 67 से 71 कट ऑफ जा सकती है। वहीं बीसीए के लिए 66 से 70, एससी के लिए 62 से 66 व ईएसपी के लिए 50 से 54 कट ऑफ जा सकती है। परिवहन विभाग ने हरियाणा रोडवेज में कार्यरत ड्राइवरों व कंडक्टरों और वर्कशॉप में काम करने वाले कर्मचारियों को एक बड़ा झटका दिया है। अब उन्हें साल में 33 की जगह सिर्फ 15 छुट्टियां ही मिलेंगी। ऐसे में साल में अर्जित छुट्टियों की संख्या आधी हो जाएगी। सरकार के इस फैसले से रोडवेज चालकों और परिचालकों में आक्रोश बना हुआ है। इसके विरोध में रोडवेज कर्मचारी संयुक्त रूप से 26 नवम्बर को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय करनाल का घेराव करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जरूरी मांगों को मानने की बजाय पहले से ही मिल रही सुविधाओं को छीनने में लगी हुई है। ओवर टाइम के लिए कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है, यह बिल्कुल गलत है। खेल मैदान में हरियाणा के खिलाड़ियों की बादशाहत जारी है। चीन में चल रहे पैरा एशियन गेम्स में हरियाणा की बेटी ने 44 से 47 किलोग्राम भार वर्ग में ताइक्वांडो में कांस्य पदक प्राप्त किया है। भिवानी जिले के गांव दिनोद की अरुणा तंवर इस उपलब्धि को हासिल करने वाली हिंदुस्तान की पहली खिलाड़ी बन गई है। सोमवार शाम को कांस्य पदक के लिए खेले गए मुकाबले में अरुणा ने चीनी खिलाड़ी चेन टोंग को हराकर देश का गौरव बढ़ाया है। इस जीत के साथ ही 23 वर्षीय अरुणा पैरा ताइक्वांडो रैंकिंग में विश्व की चौथे नंबर की खिलाड़ी भी बन गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अरुणा तंवर को जीत की बधाई दी है। अरुणा के दादा सूबेदार छतर सिंह ने बताया कि दशहरा पर्व पर बेटी ने मेडल जीतकर हरियाणा और हिंदुस्तान के लोगों को बड़ी खुशखबरी दी है। देश भर में सब्जियों की आसमान छूती कीमतों ने आम आदमी का हाल बेहाल कर दिया है। टमाटर के बाद अब प्याज की कीमत में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है और कुछ ही दिनों बाद भाव दोगुने से भी ज्यादा हो गया है। रसोई का राजा कहलाने वाला प्याज कुछ दिन पहले तक 20 से 25 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा था, लेकिन अब इसका भाव 50 से 60 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। एकाएक प्याज के दामों में दोगुना बढ़ोतरी से हर कोई सख्ते में है और लोगों का कहना है कि इसी तरह कीमत बढ़ती रही तो वो दिन भी अब दूर नहीं जब टमाटर की तरह प्याज भी आमजन की पहुंच से बाहर हो जाएगा। उपभोक्ताओं का कहना है कि सरकार भी प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम कसने में असमर्थ साबित हो रही है। सब्जी के थोक विक्रेताओं ने बताया कि पुराने प्याज का स्टॉक खत्म हो रहा है, इसलिए कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। जैसे ही मंडियों में नया प्याज आने लगेगा तो भाव कम हो जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि नया प्याज दिसंबर के आखिरी हफ्ते में आना शुरू हो जाएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट महंगा होने से भी दाम में इजाफा होना बताया गया।
हरियाणा में पुलिस विभाग में पुराने केसों का निपटारा न करने पर 13 जिलों के 372 जांच अधिकारियों को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए गए हैं। आदेश के बाद से ही विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। यह आदेश गृह मंत्री अनिल विज ने दिए हैं। बता दें कि यह पहला ऐसा मामला होगा जब एक साथ इतनी बड़ी संख्या में आईओ को निलंबित करने का आदेश जारी किया गया है। इसका कारण यह है कि उन्होंने 1 साल पुराने मामलों का अब तक निपटारा नहीं किया है। स्पष्टीकरण के लिए नोटिस जारी किया गया तो जवाब भी संतोषजनक नहीं मिला, तो सोमवार को गृह मंत्री अनिल विज ने उन्हें निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए। आईओ में हेड कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक शामिल है। अनिल विज ने कहा कि लोग ठोकरें खा रहे हैं, वे एक जगह से दूसरी जगह भटकने को मजबूर हैं। यह बेहद गंभीर मामला है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खास बात यह है कि जिन आईओ को सस्पेंड किया गया है उनके लंबित मामलों को संबंधित डीएसपी को सौंप दिया जाएगा। यदि 1 महीने के अंदर अंदर इनका निस्तारण नहीं किया गया तो इन पर भी कार्रवाई की जा सकती है। 4 धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। दशहरा पर्व पर उत्तराखंड स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तारीख और समय की घोषणा कर दी गई है। केदारनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री धामों के कपाट बंद होने की भी तारीखें तय हो गई है। भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने की तिथि 18 नवंबर 2023 को तय की गई है। श्रद्धालुओं के लिए धाम के कपाट दोपहर 3:33 पर बंद कर दिए जाएंगे। 4 धाम यात्रा पर केदारनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट बंद होने की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। भगवान शिव को समर्पित केदारनाथ धाम के कपाट भैया दूज के शुभ अवसर पर यानी 15 नवंबर को बंद कर दिए जाएंगे, जबकि गंगोत्री धाम के कपाट 14 नवंबर और यमुनोत्री धाम के कपाट 15 नवंबर को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे। रेल मंत्रालय ने अमृतसर और नई दिल्ली के बीच हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन चलाने का एक बड़ा फैसला किया है। बता दें कि वंदे भारत सुबह 7:55 पर अमृतसर से रवाना होकर 9:30 बजे लुधियाना पहुंच जाएगी। वहीं 9:32 पर वहां से रवाना होगी और 9:55 पर शाहीनवाल पहुंचेगी। इसके बाद वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह 10:48 पर अम्बाला पहुंचेगी और 2 मिनट रुकने के बाद 1:05 पर नई दिल्ली पहुंच जाएगी। जल्द इसकी आधिकारिक घोषणा भी की जाएगी। मारुति सुजुकी ने फेस्टिव सीजन के लिए इंडियन मार्केट में सेलेरियो का एक नया एक्स्ट्रा एडिशन लॉन्च किया है। कंपनी ने कार की कीमतों का खुलासा अभी नहीं किया है। हालांकि ऑल्टो और एस्प्रेसो के एक्स्ट्रा एडिशन की तरह ही सेलेरियो के रेगुलर वेरिएंट से 25,000 रुपए से ज्यादा कीमत चुकानी होगी। इसकी एक शोरूम कीमत 5,36,000 रुपए से शुरू होती है, जो कि टॉप वेरिएंट में 7,14,000 रुपए तक जाती है। नई सेलेरियो में इंजन को 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड AMT यानी ऑटोमेटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। ये स्टार्ट व स्टॉप सिस्टम के साथ आता है। कंपनी का दावा है कि कार 26.68 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। इसमें 15 इंच के अलॉय व्हील नए डिजाइन के साथ दिए हैं। साथ ही ब्लैक एक्सेंट वाला फ्रंट बम्पर भी नया दिया गया है। साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड कप 2023 के 23वें मुकाबले में बांग्लादेश को 149 रनों से हरा दिया। टीम से क्विंटन डिकॉक ने 174 रनों की पारी खेली। वहीं बांग्लादेश से महमूदुल्लाह ने सेंचुरी लगाई। दोनों खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप कैरियर में तीसरा शतक रहा। डिकॉक ने तीनों शतक इसी वर्ल्ड कप में जमाए हैं। बांग्लादेश की जीत के साथ ही साउथ अफ्रीका पॉइंट टेबल में नंबर 2 पर पहुंच गई है। टीम ने 4 ही मैच जीतने वाली न्यूजीलैंड टीम को तीसरे नंबर पर धकेल दिया। दोनों टीमों के 8-8 पॉइंट्स हैं, लेकिन 72 रन रेट के कारण साउथ अफ्रीका आगे है। मुंबई के वानखेड़े मैदान पर मंगलवार को साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी। टीम ने 50 ओवर में 5 विकेट पर 382 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 46.4 ओवर में 233 रनों पर सिमट गई। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।